हेलो बच्चों, क्या हाल है मेरे नन्हे मुन्ने। अच्छी पढ़ाई चल रही है ना? खूब बढ़िया, मज़ा से पढ़ते चलो। जीवन का लक्ष्य पाना है तो मन से पढ़ना जरूरी है। पढ़ा हुआ तो है ही, तो रिवीजन करना जरूरी है। पढ़े हुए चीज़ों को ही बार बार पढ़ना रिवीजन कहलाता है। और बच्चे बहुत ज़बरदस्त रिवीजन चल रहा हम लोग का। मैंने पूरा डायमेंशन आपको बता दिया। प्रीवियस क्लास में मैंने पूरा आपको काइंड्स ऑफ वेक्टर पढ़ा दिया। आज अपन कुछ फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर कुछ वेक्टर के कुछ फॉर्मूले पर हम लोग चर्चा यहाँ पर एक दो फॉर्मूले के पर आज हम लोग चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो बच्चा आज जो अपन का क्लास है वो स्केलर एंड वेक्टर का ही क्लास है। और आज रिवीजन का आप कह सकते हैं कि हम लोग लेक्चर नंबर 2 चल रहे हैं। ऐसे में एक बार पहले भी आपको ये सारे क्लासेस बताया था, लेकिन अब चूंकि सीक्वेंस के साथ क्लास चालू हुआ है तो हम रिवीजन नंबर 2 लेकर के आप लोग के सामने आए हैं। तो अब यहां से हम लोग अपना पढ़ाई चालू करते हैं, राइट? बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, है ना बात सही? ओके। तो आज का टॉपिक्स है बच्चा कि मे बी अगर आपको दो वेक्टर दे दिया गया, क्या मतलब? जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर आपके पास ऐसा है, पक्का समझ में आ रहा है? और कल्पना कीजिए कि एक वेक्टर आपके पास ऐसा है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में। बताइए सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर किसी वेक्टर का हेड एंड टेल आपस में मर्ज हो रहा है तो इसको सेम डायरेक्शन कहते हैं। ए सेम डायरेक्शन में है। चलिए फिर से फिगर बना लेते हैं। एक वेक्टर ऐसा है, अच्छा इसको भी रेज करते हैं। यस, ये देखिए एक वेक्टर अपन का ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है और ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा? जो रिजल्टेंट वेक्टर आपने यहां पर ड्रॉ किया, इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है बाय द वे। तो आप कैसे बताओगे? कैसे इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आप बताओगे? मेरी बात समझ में आ रही है बच्चा? तो हम क्या करेंगे ना कि चलो अब यहां से कुछ क्या करेंगे कि एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर देंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे और एक यहां से इसको ऐसे मिला लेंगे और बन जाएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। और कंसीडर करते हैं कि ए एंगल बन रहा है फाई और ए एंगल बन रहा है थीटा। मैं इस वेक्टर का नाम ले रहा हूं ए वेक्टर, इस वेक्टर को मैं कह रहा हूं बी वेक्टर और ए रिजल्टेंट है आर वेक्टर। तो सबसे पहले बच्चा आप क्या करो कि ए दोनों साइड का वैल्यू फाइंड कर लो। अब बताओ तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये थीटा है तो फिर ये परपेंडिकुलर पी कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा? एच कहलाएगा। और पी और एच का रिलेशन किस में होता है? तो पी और एच का रिलेशन साइन में होता है। इसका मतलब है कि अगर आप साइन थीटा यूज कर लो इस ट्रायंगल में, अगर इस ट्रायंगल में आप साइन थीटा यूज कर लो तो आप कह सकते हो, अगर कुछ नाम देना चाहो तो दे दो, कुछ दे देते हैं तो कुछ क्या बोले, पी क्यू एम एन बाय द वे ऐसे कुछ दे देते हैं। तो क्या तुम कह सकते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू एम एन अपॉन बी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो एम एन इज इक्वल टू बी साइन थीटा। पक्का समझ में आ रहा है? अगर उसी प्रकार से मे भी तुमको क्यू एन निकाल लेने का अगर हो जरूरत तो पड़ेगा तो निकाल करके रख लो, तो कॉस यूज कर लेना। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी का मतलब हो गया क्यू एन यहां पर पी लिख लो, हाँ क्यू एन, और एच का मतलब हो गया बी। यहां से तुम्हारा क्यू एन पता चल गया, इसका मतलब हो गया कि क्यू एन इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। मैं क्या बोला बच्चा?
मैं बोला ना कि आपका ए भी वैल्यू निकल गया। बोलिए ए कितना वैल्यू निकल गया? तो ए निकल गया सर बी साइन थीटा। बोले ए कितना निकल गया? ए निकल गया सर बी कॉस थीटा। बहुत अच्छे। अब अगर दोनों वैल्यू निकल गया और अब अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में अच्छे से बढ़े, अब अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में अच्छे से बढ़े, पूरे राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम अच्छे से बढ़े, पी है, ए पी है, अच्छे से बढ़े, तो क्या हम कह सकते हैं, पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, पी एम एन, राइट एंगल ट्रायंगल पी एम एन की बात कर रहे हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर? कह सकते हैं ना। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या सही बात है ना? ऐसा होता है ना। अब अगर सबका वैल्यू पुट कीजिए, इसका वैल्यू कितना है? आर है, बोले तो आर स्क्वायर। बोलिए एम एन का वैल्यू कितना है? तो एम एन का वैल्यू बी साइन थीटा है, तो बी साइन थीटा का स्क्वायर। और पी एन का वैल्यू कितना है? तो पी एन का वैल्यू ए प्लस बी कॉस थीटा है। ए हो गया ए और ए हो गया बी कॉस थीटा। तो आप लिख लीजिए ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसी को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। चलिए अब अच्छे से हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो अपन का सिंप्लीफाई हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? यहां हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया? अब यहां पर ए है ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, ए प्लस बी, तो हो गया ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ब्रेक होगा। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। थोड़े से अच्छे से लिखिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले इसको लिख लेते हैं। किसको लिख लेंगे? ए स्क्वायर को लिख लेंगे। अब देखिए बी स्क्वायर यहां भी है, बी स्क्वायर यहां भी है, अच्छे से सब लोग समझिएगा। तो बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab कॉस थीटा। इसका मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब बोलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और 1 से अगर बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बी स्क्वायर होगा, और ए ज्यों का त्यों रह जाएगा, ए वाला टर्म ज्यों का त्यों रह जाएगा, 2ab कॉस थीटा। और बच्चा यही आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। आप यहां से अगर स्क्वायर हटा दोगे, बताओ क्या हो जाएगा? स्क्वायर हटा दोगे तो रूट हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और बच्चा यही तुम्हारा फॉर्मूला आ गया। क्या चीज का फॉर्मूला आ गया? ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आ गया। अब यहां पर कुछ बातें समझने का प्रयास करो। एक बात तो तुम्हारा ये हो सकता है कि अगर जो तुम यहां पर इस रिजल्टेंट आर का जो तुमने वहां पर मान निकाला, तो ये मैक्सिमम कब होगा, ये मिनिमम कब होगा? अगर बाय द वे दोनों वेक्टर, अभी देखो तुम दोनों वेक्टर तुम्हारा कैसे पड़ा हुआ है, ऐसे और ऐसे पड़ा हुआ है, लेकिन ये ऐसे भी तो हो सकता था, ऐसे और ऐसे। तो अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होने वाला है, ये बात पहले तुम समझने का प्रयास करो। तो सबसे पहला बात है कि अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ आर मैक्स क्या होगा, आर मैक्स मैक्सिमम जो वैल्यू होगा, किसका मैक्सिमम वैल्यू? तो ये जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड तुम निकाला, इस मैग्नीट्यूड का अगर तुमसे कोई मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा कि बताओ व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ योर गिवन रिजल्टेंट वेक्टर, तो कैसे निकालोगे? तो बच्चा बिल्कुल ध्यान देना कि अगर किसी इक्वेशन में साइन या कॉस कंपोनेंट हो तो उसका मैक्सिमम होना या मिनिमम होना उसी कंपोनेंट पर डिपेंड करता है। जैसे तुम देख रहे हो कि अपन में यहां पर कौन सा कंपोनेंट है, तो यहां पर कॉस कंपोनेंट है ना। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ले लो या ये इक्वेशन ले लो, तो इस इक्वेशन में कौन सा कंपोनेंट है? तो कॉस कंपोनेंट है। तो इस इक्वेशन का मैक्सिमम कहां होगा? इस इक्वेशन का मैक्सिमम कॉस जहां मैक्सिमम होगा, तो बताओ कॉस मैक्सिमम कहां होता है? 1 पर। और कॉस मिनिमम कहां होता है? -1 पर। बच्चा बिल्कुल, जो बच्चे नहीं जानते हो बिल्कुल ध्यान दे देना कि साइन या कॉस का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है,
और जो मिनिमम वैल्यू होता है वो -1 होता है। जो भी डाटा तुम लाखों डिग्री का मान, तुम साइन या कॉस में लाखों डिग्री का मान तुम अगर जानने का प्रयास करो और उनका अगर तुम टेबल अगर तुम सर्च करो तो कोई भी वैल्यू साइन या कॉस का कोई भी वैल्यू 1 और -1 के बीच में ही मिलेगा। मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो अगर अपन को मैक्सिमम वैल्यू यूज करना होगा, आरमैक्स अगर निकालने का जरूरत होगा तो आरमैक्स जब भी तुम निकालोगे तो कॉस थीटा कितना यूज करोगे? 1 यूज करोगे। अब बच्चा अगर तुम कॉस थीटा यहां पर 1 यूज कर लोगे तो तुम्हारा जो आरमैक्स निकलेगा, बताओ आरमैक्स कितना निकलेगा? जल्दी से बता दो आरमैक्स कितना निकलेगा। तो आरमैक्स निकल जाएगा, कितना निकलेगा? a² प्लस b² प्लस कितना? 2ab। और बोलो a² प्लस b, a तो 1 हो गया ना बच्चा, तो a² प्लस b² प्लस 2ab क्या होता है? इज इक्वल टू होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। और बोलो जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा? जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा। इसका मतलब कि जब मेरे को मैक्सिमम निकालना होगा तो मैक्सिमम कितना आ जाएगा? a प्लस b। उसी प्रकार से अगर बाय द वे हम लोगों से कोई मिनिमम पूछे, अपन का जो इक्वेशन है वो r इज इक्वल टू √ a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। cos थीटा के बदले जब तुम -1 पुट करोगे तो r मीन निकलेगा। अभी तुमको हम बताए हैं कि मिनिमम के लिए cos थीटा का वैल्यू कितना पुट करना चाहिए? तो -1 पुट करना चाहिए। इसका मतलब a वैल्यू हो गया a² प्लस b² a प्लस माइनस तो -2ab, बोले तो √ a माइनस b का होल स्क्वायर, और स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा। अब अगर तुम बाय द वे a तुम्हारा हो गया केस 2। अब अगर बाय द वे तुम केस 3 का बात कर लो कि मे भी एक ऐसा कंडीशन हो कि a वेक्टर परपेंडिकुलर b वेक्टर हो। अब बोलो अगर a वेक्टर और b वेक्टर, मैंने तुम्हें बताया था ना अभी तुम्हारा वेक्टर तो ऐसे और ऐसे पड़ा हुआ है, लेकिन अगर इसको जो ऐसे पड़ा हुआ है, ये जो ऐसे पड़ा हुआ है, इसको तुम अगर बाय द वे ऐसे और ऐसे ले लो, इसका मतलब है कि इसके बीच का एंगल कितना बन जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा। तो इस कंडीशन में थीटा कितना हो रहा है बच्चा? तो इस कंडीशन में थीटा 90 डिग्री हो रहा है। और थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो cos थीटा कितना हो जाएगा? तो cos थीटा हो जाएगा 0। 90 पर cos कितना होता है? 0। तो a पूरा का पूरा टर्म चला जाएगा। इसका मतलब तुम्हारा r बच जाएगा √a² प्लस b²। तो बच्चे ये 3 कंडीशन है, मैग्नीट्यूड का पूरा फंडा तुमको हम बता दिए। ये 3 कंडीशन है कि अगर मैक्सिमम होगा तो क्या होगा, अगर मिनिमम होगा तो क्या होगा, और 2 वेक्टर अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो फिर वहां पर क्या होने जा रहा है। तो बच्चे मैंने पूरा अच्छा से कैलकुलेशन करके आपको दिखा दिया। हम उम्मीद करते हैं कि, लेकिन ए क्या निकला? ए मैग्नीट्यूड निकला। अब अगर अपन को डायरेक्शन का लोचा हो कि डायरेक्शन, तो फिर से एक बार फिगर को समझ लो। ए तुम्हारा क्या था? ए वेक्टर था। और ए क्या था? ए बी वेक्टर था। और ए देखो यही डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन है। अब हम लोग इसको आगे एक्सीड कर दिए थे और यहां पर थीटा ले लिए थे, उस यहां पर फाई लिए थे। और याद करो ये कितना निकला था? तो ये निकला था b sin थीटा, और ये कितना निकला था? b cos थीटा, राइट। तो अब जब मेरे को डायरेक्शन निकालना होगा, अब अगर मेरे को डायरेक्शन निकालना होगा फॉर डायरेक्शन, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग को 10 कंपोनेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। 10 कंपोनेंट का हम इस्तेमाल करेंगे। अब अगर 10 कंपोनेंट का इस्तेमाल करेंगे तो बोलो 10 इज इक्वल टू क्या होता है? तो सर 10 इज इक्वल टू p/b होता है। p का मतलब क्या हो गया? तो p का मतलब हो गया b sin थीटा, यही ना है बेटा p। ए अगर ए राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करें, ये पूरे राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करें, तो इस पूरे राइट एंगल ट्रायंगल में p यही है ना। अच्छा कितना है? तो b sin थीटा। और बोलो b कितना है? तो b तो पूरा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? a प्लस b cos थीटा। तो बेटा यही डायरेक्शन का फॉर्मूला है कि 10 phi इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। और आपको अगर यहां से phi निकालने के लिए कह दिया जाए तो phi इज इक्वल टू, मैथ्स का इनवर्स हम लोग यूज करेंगे, 10 इनवर्स। क्या प्रोनाउंसिएशन है? 10 इनवर्स। इनवर्स एक लेसन है ट्रिग्नोमेट्री में, मैथमेटिक्स में। जब यहां से हम लोग एंगल लेते हैं तो ये इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब 10 इनवर्स क्या बच गया? b sin थीटा
अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। तो बच्चा यहां पर आकर के हम लोग को जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, अगर दो वेक्टर हम लोग को दिया हुआ है तो उस दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम लोग का यहां पर आकर के क्लियर हो जाता है। तो बच्चा एक बार फिर से आप पूरे टॉपिक को समझने का प्रयास करो। मैंने आपको बताया कि अगर आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर दे दिया गया है जिसका रिजल्टेंट आर है, तो बताओ इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन कितना होगा। मैंने बच्चा जब तुमको सोल्व करके दिखलाया तो सोल्व करने पर हम लोग को मैग्नीट्यूड कितना मिल गया बेटा, तो मैग्नीट्यूड मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब हम इस मैग्नीट्यूड का तीन कंडीशन तुमको बताए कि मैग्नीट्यूड ये जो आर मैग्नीट्यूड है ये मैक्सिमम कहां होगा, मिनिमम कहां होगा, और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है। तो हमने तुमको बताया कि जब ऐसे दो वेक्टर हो तो इनका मैक्सिमम कितना होता है, a प्लस बी। ऑब्जेक्टिव वाले भैया दीदी बिल्कुल फटाफट ध्यान रखिएगा। और इनका मिनिमम कितना हो जाएगा, तो मिनिमम होगा a माइनस बी। और दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो रिजल्टेंट का मान कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर हम लोग बात करें कि बताइए डायरेक्शन के लिए 10 कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं। 10 कंपोनेंट का इस्तेमाल करने का कुछ बच्चे के मन में आ रहा होगा कि रीजन क्या है। तो देखो अपन का जो फिजिक्स है डायरेक्शन पर टिका हुआ है। तो ए डायरेक्शन का मतलब है कि जब 10 कंपोनेंट यूज करते हैं तो ये दोनों एक्स और वाई दोनों एक्सिस का यूज हो जाता है, इसीलिए कंपोनेंट के रूप में डायरेक्शन में 10 का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा तुम जब काइनेमैटिक्स स्टार्ट करोगे या तो वहां पर तुमको हम बहुत सारी चीज स्लोप वगैरह का जब चर्चा करेंगे तो स्लोप एक तरह का डायरेक्शन होता है, एक्सेलरेशन एक प्रकार का डायरेक्शन होता है। तो इन सभी चीजों के लिए 10 कंपोनेंट का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग यहाँ डायरेक्शन के लिए 10 कंपोनेंट, ज्यादा नहीं टाइम लेंगे यहाँ पर क्योंकि फटाफट अपन को निकलना है। तो 10 कंपोनेंट का हम लोग यूज करते हैं और 10 इज इक्वल टू होता है P बाई बी। P का मतलब हो गया B साइन थीटा और B का मतलब हो गया A प्लस बी कॉस थीटा। और यहीं से जब हम डायरेक्शन का मतलब जब हम ये फाई एंगल जब निकालेंगे तो A जो 10 होगा इधर आके इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब हो गया 10 इनवर्स B साइन थीटा अपॉन A प्लस बी कॉस थीटा। पहले से भी पढ़ा हुआ है और इतना अच्छा से हम तुमको बहुत सिंपल कैलकुलेशन करके बताएं यहाँ पर, खुद ब खुद पूरा अभी टोटल का टोटल अभी सॉल्व अपन से एकदम अभी कैलकुलेशन करके यहाँ पर दिखाएं तो हम समझते हैं कि तुम्हारा यहाँ पर बहुत ही अच्छा हो गया होगा। और लेकिन कोई बच्चे अगर बाय द वे नोट्स के लिए वो कहें कि नहीं मेरे को नोट्स बनाना है, थोड़ा उस टाइप से आप लिख दीजिए, तो फिर मैंने तुम्हारा यहाँ पर क्या हुआ उसका नोट्स भी मैं तुमको यहाँ पर भेज दे रहा हूँ। तो ये देखो नोट्स के लिए ऐसा फिगर बना लेना और नोट्स में पूरा का पूरा लैंग्वेज दे करके यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो फिर ऐसे तुम अगर नोट्स बनाने का जरूरत है तो ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन 11 के बच्चों को बिल्कुल ऐसे उनके अगर मेरे पास ऑफलाइन होंगे तो उनके पास तो ऐसे बिल्कुल लिखा हुआ है। और अगर कोई बच्चे बाहर के बच्चे क्लास कर रहे होंगे जो मेरे पास ऑफलाइन में नहीं हैं तो फिर उन बच्चों के लिए आपके पास मैंने पूरा आपके सामने मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिया है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। चलो मैं इसका एक पेज और है इसको भी आगे मैंने निकाल दिया कि अगर मैक्सिमम होगा तो क्या होगा, अगर मिनिमम होगा तो क्या होगा, अगर परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, डायरेक्शन के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे। तो फिर ये पूरा का पूरा चीज मैंने आपके सामने ओपन कर दिया हूं। तो हम उम्मीद करें बच्चा कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया है। चलो बहुत अच्छा, तो हम लोग अगले टॉपिक की ओर आते हैं और अपन का जो अगला टॉपिक है उसको बोले लेमीज थ्योरम। लेमीज इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। उन्होंने क्या बताया, लेमीज थ्योरम ने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम लेमीज के अनुसार इफ 3 फोर्सेस आर एक्टिंग एट ए पॉइंट, बाय द वे ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर 3 परपेंडिकुलर फोर्सेस अगर एक्ट हो रहे हैं, 3 का 3 सॉरी परपेंडिकुलर फोर्सेस नहीं, मैंने एक अलग वर्ड यूज कर दिया कि 3 फोर्सेस अगर यहां पर लग रहे हैं। ये हो गया पहला फोर्स, बाय द वे इसको हम F1 ले ले, ये हो गया दूसरा फोर्स, बाय द वे हम इसको F2 ले लें, और ये हो गया तीसरा फोर्स, बाय द वे हम इसको F3 ले लें। तो उन्होंने कहा लेमीज ने कहा कि अगर 3 फोर्सेस किसी पॉइंट पर आकर के अगर एक्ट हो रहा है, इक्विलिब्रियम आर इन इक्विलिब्रियम, और बॉडी अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अब बच्चा इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब तुम समझना, ये जो बॉडी है ये बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो बच्चा इक्विलिब्रियम कंडीशन का क्या मतलब होता है, तो जरा अच्छे से समझने का प्रयास करना। मान लो बच्चा कि यहां पर कोई एक पत्थर है, अब इस पत्थर पर कोई बंदा ऐसे एक रस्सी लगाकर खींच रहा है, कोई भैया एक ऐसे रस्सी लगाकर खींच रहा है, और कोई भैया एक ऐसे रस्सी लगाकर खींच रहा है। मान लो कि वो इस प्रकार से खींचता है कि यह पत्थर बिल्कुल किधर भी नहीं खिंचाता है, वो अपने ही जगह पर है। तो इसके स्टेट में अगर चेंज नहीं हो रहा है तो हम इसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। उसी अवस्था को हम
इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। उम्मीद करें साम्यावस्था। इक्विलिब्रियम का अगर शुद्ध हिंदी कोई सुनना चाहेगा तो साम्यावस्था। क्या साम्यावस्था है? साम्य मतलब अपनी, अवस्था मतलब अवस्था, अपनी अवस्था मतलब अगर उस पर तीन फोर्सेस लगा और वो तीन फोर्सेस लगने के बावजूद भी अगर वो अपनी अवस्था में ही है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो इस इक्विलिब्रियम कंडीशन को और फोर्सेस को लेकर के लेमिज नामक साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया। क्या उन्होंने लॉ दिया कि देन ईच फोर्सेस आर, हम तीन फोर्सेस का बात कर रहे थे, F1 F2 F3, ईच फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। क्या उन्होंने बताया कि ये जो फोर्सेस होगा, जैसे अगर F1 की बात करें तो F1 किसके बराबर हो जाएगा, तो बोलो उसके सामने का कौन सा एंगल बन रहा है, तो उसके सामने का एंगल बन रहा है अल्फा। ये एंगल क्या है? अल्फा। ये एंगल क्या है? बीटा। ये एंगल क्या है? गामा। क्या बोले, बात समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? तो F1 हो, अगर बाय द वे ये F1 तो क्या हो जाएगा F1? तो F1 हो जाएगा मतलब F1 प्रोपोर्शनल अपने सामने वाले एंगल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब हो गया कि F1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। और अगर इसको तुम बाय द वे इसको तुम प्रोपोर्शनल को ब्रेक कर लो तो F1 इज इक्वल टू K साइन अल्फा, K साइन अल्फा। और अगर साइन अल्फा को बाई में तुम ला लो तो क्या हो जाएगा? कुछ एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी हम तुम लोग के सामने बोर्ड में ढक जाते होंगे, तो मैं जब हटता हूं तो फिर देख लिया करना यार, क्योंकि बोर्ड का तो ये डिस्टेंस होता है ना और मेरे को इतना ही में खड़ा होकर लिखना होता है। तो ये साइन को बाई में ला लो, बाई में ला लोगे तो क्या हो जाएगा? F1 बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू K। तो जैसे तुम्हारे फर्स्ट फोर्स के लिए आया, बोलो सेकेंड फोर्स के लिए क्या आएगा? तो F2 बाई साइन, एंगल क्या है बोलो, F2 के सामने का एंगल क्या बन रहा है? बीटा। तो F2 बाई साइन बीटा इज इक्वल टू K। और बाय द वे अगर तुम्हारे पास थर्ड फोर्स की बात करेंगे तो इसी को देखकर तुम बताओ सिमिलरली, इंडियन बच्चे, हाँ ये तो बहुत फटाफट तुम लोग कर लेते हो। F3 बाई साइन गामा इज इक्वल टू K। तो बच्चा ए भी K है कांस्टेंट के बराबर, ए भी K है कांस्टेंट के बराबर, ए भी K है कांस्टेंट के बराबर। तो तुम क्या कह सकते हो? इसका मतलब है कि तुम यहां पर कह सकते हो कि सर अभी फिर से बता दो, क्या F1 किसके बराबर आया था? जल्दी से बताओ F1 किसके बराबर आया था? हाँ यही याद रखते हो? तो F1 आया था, या फिर तुम ऐसे फिर बताओ, ऐसे बताओ कि K किसके बराबर आया था? तो K आया था पहले में F1 बाई साइन अल्फा। फिर किसके बराबर आया? तो सेकंड में आया F2 बाई साइन बीटा। और फिर किसके बराबर आया? तो F3 बाई साइन गामा। और ये तीनों कांस्टेंट है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि F1 बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाई साइन गामा। और इसी को बच्चा हम लोग बोलते हैं लेमिज थ्योरम। तो हम उम्मीद करें समझ में आया लेमिज थ्योरम, पक्का? चलो बहुत अच्छा, ये सब पार्ट है ही फटाफट भागने का। अब हम लोग आते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ये तो बच्चा अच्छा से सीख लेना, इससे तुम्हारे एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन रहने का चांसेज है। रिलेटिव वेलोसिटी, क्या रिलेटिव वेलोसिटी है? थोड़ा अच्छा से बात करो, क्या रिलेटिव वेलोसिटी है? तो रिलेटिव वेलोसिटी है कि बाय द वे कोई एक वेक्टर यहां पर है, ये ए वेक्टर हुआ और ए कोई बी वेक्टर हुआ, में भी इसका वेलोसिटी भी ए और इसका वेलोसिटी भी बी। क्या बोले, समझ में आया? तो अगर इधर भी बी है तो मेरे को बताओ इधर क्या हो जाएगा? तो डायरेक्शन पलट रहा है सर, तो माइनस भी बी हो जाएगा। तो फिर इसका रिजल्टेंट कहां आएगा? ए आ गया रिजल्टेंट। ए है भी ए है भी ए और ए हो। अब चलो एक हम अलग से स्लाइड बनाकर तुमको समझाते हैं, इसको अच्छा से समझना थोड़ा सा, ये जरूरी चीज है। मैंने बोला कि एक कोई ए वेक्टर है जिसका वेलोसिटी है भी ए, ठीक है? ए कोई बी वेक्टर है जिसका वेलोसिटी है भी बी। तो इसका अगर इस डायरेक्शन में लेंगे तो वेलोसिटी हो जाएगा माइनस भी बी। तो अगर ये ए है और ए बी है तो नो डाउट इसका रिजल्टेंट ए हो जाएगा और इस रिजल्टेंट को हम कहेंगे भी ए बी। ए रिजल्टेंट वेलोसिटी हुआ, रिजल्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी हुआ। अब गौर करो, अब अगर ए एंगल बन रहा है अल्फा, तो फिर बताओ ए एंगल कितना बचा? तो ए एंगल बचा नहीं, ए एंगल अगर बाय द वे बन रहा है
थीटा। तो फिर बताओ ए पूरा का पूरा एंगल कितना बचा? नो डाउट 180 माइनस थीटा। क्या मतलब कि ए और बी के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल अगर थीटा, अगर थीटा है तो नो डाउट ए बी वेक्टर और ए पूरा माइनस बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना बचेगा? 180 माइनस थीटा। और ए रिजल्टेंट और ए इसके बीच का एंगल हम मान लेते हैं कि अल्फा है। हम उम्मीद करें कि फिगर तुमको समझ में आ रहा है, पक्का फिगर समझ में आ रहा है। अब क्या करो कि तुम इसको ड्रॉ करके एक पैरेललोग्राम बना लो। अब इसको एक तुम ऐसे शेप दे करके तुम क्या करो, एक पैरेललोग्राम बना लो। उम्मीद करें बच्चा पक्का समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। तो अभी तुम फॉर्मूला पढ़े हो, अभी जस्ट तुम फॉर्मूला पढ़े हो। एक क्या फॉर्मूला पढ़े हो? अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हो कि वी ए बी इज इक्वल टू, ये तो कलर तुमको दिखाई ही नहीं देगा, हम तो ऐसे ही चला दिए। चलो हम ब्लू ले लेते हैं, ये दिखाई देगा। अभी पढ़े हम लोग कि आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अभी चलो मैं यहां तुमको दिखाता हूं, यहां तुमको ज्यादा समझ में आएगा। हम तुमको अभी पढ़ाए कि आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यही पढ़े हो ना अभी? बहुत अच्छे। तो अगर इसी कंडीशंस में, इसी फॉर्मूले पर तुमको हम यहां से वैल्यू पुट करने के लिए कहें तो बोलो रिजल्टेंट के बदले क्या पुट करोगे? तो VAB। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एकदम सही जगह पर हो। बोलो ए स्क्वायर के बदले क्या पुट करोगे? तो VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब बोलो थीटा कितना हो जाएगा? तो इसके बीच का थीटा यही है ना, तो थीटा हो जाएगा 180 माइनस थीटा। और बोलो 180 माइनस थीटा क्या होता है? cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा। cos 180 माइनस थीटा cos, जो बायो के ग्रुप के बच्चों में भी इस समय आपको कहीं कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो हम ऐसे लिख देते हैं, आप लोग इसको कहीं साइड वाइड में ऐसा देखिए। सीखने की ललक अगर होती है तो टीचर इतना सारा चीज बताते जाता है। बहुत सारे बच्चे इतने मूड होते हैं ना, उनको सब चीज लिख करके लिख दीजिए, सारी चीज लिख दीजिए। तो भैया ये साइंस है ना, ये इनफाइनाइट है, सभी चीजों को बोर्ड पर नहीं, इतनी चीजें हम लोग बोलते जाते हैं। आप उसमें से जितने इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनको सेलेक्ट करते जाइए। देखिए प्रायः चीज तो हम लिख ही देंगे, मैक्सिमम चीजें तो मैं बोर्ड पर लिख ही दूंगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो टीचर ये सोच करके आगे बढ़ जाता है ना कि अच्छा ये तो सिंपल है, तो आप जानते होंगे, है ना। लेकिन फिर भी अगर कोई उसमें ट्रबल होता है तो डोंट वरी भाई, हर एक तरह के, हर एक स्तर के बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे होंगे, सभी तरह के, सभी एक ही लेवल के बच्चे नहीं होते हैं। तो उस कंडीशंस में अगर कोई बच्चे को प्रॉब्लम होता है तो नो डाउट आप पूछ लिया कीजिएगा, मैं क्यों मना करने जाऊं। मैंने बोला कि cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, और बच्चा अगर यहां आप माइनस cos थीटा यूज करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और आपका फॉर्मूला आ गया VAB इज इक्वल टू VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा। मतलब A का मतलब VA, B का मतलब VB, 2VA VB cos थीटा। तो बच्चा ये आपका फाइनल फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले पर डिपेंडेंट मैं कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूं, अच्छा से ध्यान दीजिएगा। देखिए यही यहां पर एक फॉर्मूला है, यहां पर भी यही फॉर्मूला आपका आया है। अब इसी चीज पर डिपेंडेंट मैं कुछ बातें आपसे बताने जा रहा हूं। सबसे पहला बात है कि अगर बाय द वे दोनों बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, हाँ ध्यान दीजिएगा, अगर बाय द वे दोनों बॉडी एक ही डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा हो, कौन कौन? ए, अभी देखिए ए ऐसे मूव कर रहा है और बी ऐसे मूव कर रहा है, लेकिन दोनों अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो बोलिए थीटा का मान कितना हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए कितना हो जाएगा? थीटा का मान हो जाएगा 0 डिग्री। पक्का? तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? तो 0 डिग्री हो जाएगा। और अगर 0 डिग्री हो जाएगा बच्चा तो फिर बता दो VAB कितना हो जाएगा? तो VAB हो जाएगा रूट अंडर VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस, अब बोलिए cos 0 का मान कितना होता है? जल्दी बता दीजिए। cos 0 का मान 1 होता है। 1 का मतलब हो गया केवल आपके पास बच गया -2VA VB, राइट। तो इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं कि VA माइनस VB का होल स्क्वायर, दैट मीन्स VA माइनस VB। और बच्चा एक बहुत खूबसूरत चीज आपको यहां पर हम बताने जा रहे हैं
जैसे आप ऐसे साइकिल पर जा रहे हो, मान लो कि आप 10 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से आप ऐसे जा रहे हो, आपका दोस्त भी 10 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से अगर ऐसे जा रहा है, तो बताओ आपके बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो कितना हो जाएगा? 10 - 10 = 0। यही रीजन होता है ना कि आप लोग एक साथ बात करते हुए रोड पर चलते हो। अच्छा चलो, रिलेटिव वेलोसिटी माइनस होता है कुछ और। देखो, मान ले तुम ए वाले बस पर बैठे हुए हो और ये तुम्हारा बस जो है 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, और अभी तुम्हारे से साइड लेके कार ऐसे आगे गया, साइड लेकर के आगे निकल गया, और कल्पना करो कि वो 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है। तुम भी इधर ही जा रहे हो, ये भी इधर ही जा रहा है। तुम अगर बाय द वे बस से इसको देखोगे ना तो लगेगा कि धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। क्या सही बात है? ऐसा महसूस किए हो ना? सोचो 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से एकदम बिल्कुल एकदम आंधी जैसा आगे बढ़े जा रहा है, लेकिन तुमको कैसा लग रहा है दोस्त? तुमको लग रहा है कि बहुत ही स्लो चल रहा है। क्यों जानते हो? क्योंकि तुम भी 100 के स्पीड से उधर ही जा रहे हो, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में अगर पार कर रहे हो तो अभी का फॉर्मूला में तुमने अभी जस्ट तुमने इस फॉर्मूला में देखा कि अगर एक ही डायरेक्शन में दोनों फ्लो कर रहे हैं तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है दोनों के डिफरेंट के बराबर होता है। इसका मतलब हुआ कि डिफरेंट हो गया 120 - 100 बोले तो 20 किलोमीटर पर आवर। तुमको तो उसका स्पीड मात्र इतना ही समझ में आ रहा है। मैं तो कभी कभी मैच में मजाक किया था कि ये ट्रेन 2 ट्रेन है और ये 2 ट्रेन का खिड़की है, यहां पर तुम बैठे हुए हो और यहां पर तुम बैठे हुए हो। समझ रहे हो? तुम्हारा दोस्त बैठा हुआ है या दोस्तिन बैठा हुआ है, और दोनों ट्रेन एक ही समय में एक ही स्पीड से और अगर एक ही डायरेक्शन में अगर ऐसे आ बढ़ रहा हो तो नागेंद्र सर जिंदाबाद। क्या सही बात है ना? दोनों एक दूसरे को देखते रहोगे। पक्का समझ में आ रहा है ना? क्यों देखते रहोगे? क्योंकि जिस स्पीड से ये ट्रेन जा रही है उसी स्पीड से भी ट्रेन जा रही है, और इनके बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब देखने में ऐसा प्रतीत होगा कि वो ट्रेन रुकी हुई है, और दोनों एक दूसरे को। एक चीज होता है रोड पर, जब तुम दो दोस्त आपस में बात करते हुए साइकिल या बाइक चलाते हुए जाते हो, तो बच्चा मैंने अभी आपको बताया कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है वो सेम डायरेक्शन में दोनों वेलोसिटी के डिफरेंट के बराबर होता है। जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है वो रिलेटिव वेलोसिटी अगर बाय द वे यहां अगर एक्स वेलोसिटी से ऐसे जा रहा हो और उसी डायरेक्शन में अगर वाई वेलोसिटी से अगर जा रहा हो, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो एक्स माइनस वाई या वाई माइनस एक्स, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो ए रिलेटिव वेलोसिटी का मामला, पहला मामला समझ में आ गया बच्चा? क्या समझ में आया कि दो बॉडी अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है दोनों के डिफरेंट के बराबर होता है। अब मैं तुम्हें यह बताने जा रहा हूं कि अगर बाय द वे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आगे की ओर मूव कर रहा हो, ये दोनों बॉडी अगर अपोजिट डायरेक्शन में आगे की ओर मूव कर रहा हो, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में आगे की ओर मूव करेगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में क्या मतलब कि अगर एक ऐसे जा रहा हो, ये तो तुमको कलर दिखाई दे नहीं रहा होगा, चलो हम ये बोले कि अगर एक ऐसे जा रहा हो और दूसरा ऐसे जा रहा हो, तो जानते हो इसको एंटी पैरेलल कहते हैं। और यहां पर ऐसे कंडीशन में थीटा का मान कितना लिया जाता है? तो 180 डिग्री लिया जाता है। तो बच्चा अगर 180 डिग्री लिया जाता है तो फिर से एक बार देख लो कि क्या होगा। फॉर्मूला तो अपन का वही है कि VAB = √√A² प्लस B² प्लस 2AB, और कॉस कै डिग्री हो जाएगा? तो कॉस हो जाएगा 180 डिग्री। और बता दो कॉस 180 का मान कितना होता है? जल्दी से बता दो, कॉस 180 का मान कितना होता है? तो कॉस 180 का मान 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अब जब तुम 1 पुट कर दोगे यहां पर, तो बोलो इक्वेशन क्या हो जाएगा? VA² प्लस VB² प्लस 2AB का मतलब VA VB 2VA VB, इसका मतलब हो गया VA प्लस VB का, अरे यार प्लस लिखाओ ना, VB का होल स्क्वायर। और जब स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा। इसका मतलब है कि दोनों के सम के बराबर होगा। क्या मतलब है कि तुम्हारी वाली गाड़ी अगर इधर जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और एक उसी समय दूसरी गाड़ी तुम्हारे पास 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर इधर क्रॉस की, तो तुमको ऐसा प्रतीत होगा कि 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो क्रॉस कर रही है। तुम ट्रेन में या बस में बैठे हो और दूसरी बस कैसे पार कर जाती है? ऐसे पार करती है, देखते देखते सब कितना दूर चली जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है वो दोनों के सम के बराबर हो रहा है।
तुम यहां बैठे हुए हो कि इस खिड़की पर, और तुम्हारी वो यहां बैठी हुई है खिड़की पर, लेकिन अगर एक ही समय में ट्रेन खुली है, इधर चली गई, नागेंद्र सर मुर्दाबाद सही बात है ना, क्योंकि यहां तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा दोनों का सम हो जाएगा, इतना तेजी से दोनों भागोगे। तुम अगर बाइक से जाते हो, तुम्हारा दोस्त उधर से बाइक से आता है, ऐसे सड़क पार कर जाते हो, क्यों भाई? क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, और अपोजिट डायरेक्शन में दोनों के वेलोसिटी के सम के बराबर होता है। तो बच्चा हम उम्मीद करें कि आप लोग को रिलेटिव वेलोसिटी समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छा। तो मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहले आपको बताया, कि अगर दो वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी है तो सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में क्या क्या हल होगा, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर रिजोल्यूशन हो रहा है तो रिजोल्यूशन में क्या होने वाला है। तो बच्चा मेरे को सबसे पहले बता दीजिए कि रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो रिजोल्यूशन का मतलब होता है वियोजन। वियोजन का मतलब बांट देना। क्या बांट देना? मान लेते हैं कि ये ए कोई वेक्टर है, अभी इस ए वेक्टर का रिजोल्यूशन करना है, इसको रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करने का मतलब है कि इसको बंटवारा करना है। तो देखिए आप वेक्टर पढ़ रहे हैं, और वेक्टर का सब कुछ माई बाप होता है डायरेक्शन। इसका मतलब ये अगर रिजॉल्व होगा तो तीन जगह रिजॉल्व हो सकता है। ए एक्स एक्सिस पर रिजॉल्व होगा, उसको हम ए एक्स वेक्टर कहेंगे। ए वाई एक्सिस पर रिजॉल्व हो सकता है, इसको हम ए वाई कहेंगे, ए वाई वेक्टर। और ए जेड एक्सिस पर भी रिजॉल्व हो सकता है, इसको हम कहेंगे ए जेड वेक्टर। तो ये अगर बाय द वे सिर्फ दो एक्सिस, हम कोई भी दो एक्सिस पढ़ेंगे तो इसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। बात को ध्यान दीजिएगा, अगर दो एक्सिस पर टूटेगा, अगर दो एक्सिस पर रिजॉल्व कीजिएगा, अगर बाय द वे दो एक्सिस पर उसको आप बांटिएगा, तो इसको हम कहते हैं कि क्या कहते हैं, टू परपेंडिकुलर एक्सिस पर हम रिजॉल्व कर रहे हैं और थ्री परपेंडिकुलर पर हम रिजॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चा आज हम लोग सबसे पहले टू परपेंडिकुलर एक्सिस पर रिजॉल्व करेंगे, और इसको हम कहेंगे रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, कि अगर दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पर हम रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा। तो चलिए अभी थर्ड वाले से हमको मतलब नहीं है, तो इसको हम हटा लेते हैं, यहां से यहां तक इसको हम क्या किए, हटा लिए। ऐसा करते हैं ना, फिर से हम पूरा फ्रेश आपको बता देते हैं फिगर, इसको पूरे को हटा लीजिए, एक फ्रेश फिगर बता देते हैं आपको। मैंने बोला कि बाय द वे ए कोई वेक्टर है, इस वेक्टर को रिजॉल्व करना है तो सबसे पहले एक्स पर ले लीजिए। ए वेक्टर बाय द वे ए है, अच्छा से फिगर बनो ना यार, ऐसे ऐसे और ऐसे। मैंने यही बोला कि अगर ए वेक्टर है, ए एंगल बाय द वे थीटा, तो इस पर रिजॉल्व हुआ ए एक्स वेक्टर, इस पर रिजॉल्व हुआ ए वाई वेक्टर। अब आप ऐसा करो ना कि यहां से आप परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लो, ए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, इधर भी ऐसे कर लो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड मिला लो। तो ए अगर ए वाई है तो नो डाउट ए भी ए वाई होगा, और ये अगर ए एक्स है तो नो डाउट ए भी ए एक्स होगा। और बच्चा तुमको जब हम यूनिट वेक्टर कल पढ़ाए हैं तो मैंने बोला था कि इस एक्स एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, मैंने तुमको बताया था कि एक्स एक्सिस के लिए आई कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं और वाई एक्सिस के लिए जे कंपोनेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या सही बात है? पक्का समझ में आ रहा है? तो क्या तुम कह सकते हो, सबसे पहले तो ए बता दो कि क्या जो तुम्हारा ए वेक्टर है इसको तुम कह सकते हो सबसे पहले ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर? बोले यस सर, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये दो वेक्टर में रिजॉल्व हो रहा है। एक रीजन है। दूसरा रीजन है कि अभी अगर एडिशन तुमको बताए थे तो एडिशन में कहा गया है कि अगर ए देखो हेड है और ए देखो टेल है, तो अगर हेड से टेल मिलता है तो ए क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो हम ए वेक्टर इज इक्वल टू कहेंगे ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। एक तो तरीका ये हो गया, एक ग्रामेटिकल बिल्कुल मैथमेटिकल तरीका हो गया। और अगर बाय द वे हम लोग अगर यूं ही थोड़े से रीजनिंग अगर स्केल पर बोले तो चूंकि ए वेक्टर को हम रिजॉल्व किए हैं और दो ही कंपोनेंट में रिजॉल्व हो ही रहा है, तो तय बात है कि हम इसी को दो हिस्सा में बांटे हैं, तो इन दोनों का जो सम होगा वो वेक्टर के बराबर होगा। अब एक बात मेरे को बता दो, अच्छा से समझना, हम अच्छी बात बता रहे हैं कि ये जो एक्स वेक्टर है ना, वास्तव में दो चीजों के मेल से बना हुआ है, ए एक्स और आई। ए एक्स क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है, डायरेक्शन है। अब डायरेक्शन क्या है, आई है। तो बताओ डायरेक्शन आई क्यों है? डायरेक्शन आई इसलिए है क्योंकि यह जो
कंपोनेंट है वो कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर है, और अगर कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर होगा तो नो डाउट आई यूनिट वेक्टर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। उसी प्रकार से बच्चा अब अगर आपसे हम पूछे कि बोलो ए वाई वेक्टर का मान कितना होगा, जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी बता दो, बिल्कुल अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी जल्दी बता दो। हाँ कितना होगा, कितना होगा, बहुत अच्छा, एक्सेलेंट, गुड। ए वाई जे। अब ये दोनों वैल्यू को अगर बाय द वे हम लोग यहां पर पुट कर दें, ये दोनों वैल्यू को यहां पर पुट कर दें तो नो डाउट अपन का आ जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। तो एक बार तो तुम ये जान लो कि वेक्टर को लिखा कैसे जाता है और क्यों लिखा जाता है, ये बात तुमको यहां पर समझ में आ गया होगा। अब अगर तुम इसका बिल्कुल तुम रिजल्टेंट निकालना चाहो और इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो अब बच्चा तुम जरा गौर करोगे कि क्या तुम कह सकते हो, अगर तुमको ट्रायंगल नजर आ रहा होगा तो क्या तुम कह सकते हो कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, कह सकते हो? नहीं कह सकते हो। अरे कहा भी जा सकता है, मान लो राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही, कहा जा सकता है, क्या सही बात है ना? तो चलो एक तो फॉर्मूला तुमको ये समझ में आ गया, दूसरा फॉर्मूला तुमको ये समझ में आ गया होगा। अब तुमको हम थोड़ा सा बात बता लें कि मैं भी अगर तुम इससे कोई तुमसे पूछेगा कि नहीं दोनों कंपोनेंट का वैल्यू बताओ, ये तो पूरा का पूरा वैल्यू हो गया, और यहां से तुम अगर स्क्वायर हटाओगे तो रूट हो जाएगा, मतलब ए इज इक्वल टू अंडर रूट हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। लेकिन कोई बोलेगा कि नहीं तुम कंपोनेंट बताओ, कंपोनेंट का मतलब कि बताओ कि एक्स का मान कितना होगा और ए वाई का मान कितना होगा। तो बच्चा कोई बड़ा बात तो है नहीं, ये बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल है। हम क्या बताएं, हम अगर यहां से तुम ऐसे काट करके इसको अलग अलग कर लो, सिर्फ इतना ही अगर निकाल करके रखो तो नो डाउट ए है, ए वाई है, ए एक्स है और ए थीटा है। तो तुमको क्या प्रॉब्लम है इसका मान निकालने में? तुम क्या करो ना, कॉस थीटा यूज कर लो। तो क्या कह सकते हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, तो ए एक्स बाई ए, और अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। और इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा, ये चूंकि एक्स कंपोनेंट है तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट। उसी प्रकार से अगर हमको वर्टिकल ए वाई निकालने का जरूरत होगा ना तो क्या करना ना कि साइन यूज कर लेना, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? वर्टिकल कंपोनेंट। अब एक बात तुम्हें और बताएं, अभी तुमको हम डायरेक्ट लिख दिए थे ना कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब अगर कंपोनेंट को तुम ब्रेक करके देख लो तो भी तुमको समझ में आ जाएगा। क्या मतलब हम बोल रहे हैं, तुम ऐसा करो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर निकाल कर देखो क्या होगा। तो स्क्वायर करोगे तो यहां क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस बोलो यहां पर क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ए स्क्वायर यहां भी है, ए स्क्वायर यहां भी है, तुम कॉमन ले लो तो क्या बच गया यहां पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और अगर वहां पर यहां 1 हो गया तो क्या बच गया, इसका मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई। यही तो वहां पर हम लिखे थे, और ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब अगर बाय द वे तुमसे कहा जाए कि नहीं डायरेक्शन बताओ कि डायरेक्शन कितना है, मैं भी तुमसे पूछ दिया जाए कि इसका डायरेक्शन कितना है, तो डायरेक्शन के लिए तुम क्या करना ना कि 10 कंपोनेंट यूज कर लेना। ये तो फुल है, यहीं पर यूज करते हैं, हाँ यहीं पर यूज करते हैं, यहां पर जगह है। तो 10 कंपोनेंट यूज करना। तो 10 इज इक्वल टू क्या होता है, पी का मतलब ए वाई और बी का मतलब ए एक्स। एक तो तरीका तुम्हारा ऐसे हुआ। अगर बाई द वे तुम ऐसे यूज नहीं करके तुम ऐसे करना चाहते हो कि हम सीधे निकालते हैं ए वाई बाई ए एक्स, तो ए वाई के बदले क्या लिखोगे, ए साइन थीटा। ए एक्स के बदले क्या लिखोगे, बिल्कुल दिख रहा है ना, हम पहाड़ सिंह बन गए क्या इसके बदले ए कॉस थीटा, और ए कैंसिल हो जाएगा, और टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए वाई बाई ए एक्स, और यहां से अगर तुम थीटा लोगे तो इनवर्स बन जाएगा, तो टेन इनवर्स हो जाएगा ए वाई बाई ए एक्स।
तो बच्चा मैंने तुमको मैग्नीट्यूड भी बता दिया, मैंने तुमको डायरेक्शन भी बता दिया, और कोई भैया दीदी अगर पूरा प्रॉपर नोट्स बनाना चाह रहे हो कि नहीं मेरे को तो मैंने यहाँ पर उसका ओपन कर दिया, मैंने अपने से भी बता दिया और यहाँ पर नोट्स भी ओपन कर दिया। तो आप ऐसे भी लिख ले सकते हो, आपकी मर्जी, कोई आपको दिक्कत। और यही चीज अगर ये तो टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, तो अगर एक चीज अच्छा समझना, एक बात मैं तुम्हें यहां और बता दूं कि अगर बाय द वे टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पर आपने बनाया तो क्या पढ़ा फॉर्मूला? सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ा ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। लेकिन इसी को अगर आप थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में पढ़ते हो तो फॉर्मूला क्या बन जाता? जल्दी से बता दीजिए। ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। बहुत अच्छा, ये हुआ पहला फॉर्मूला। अब आपको अगर दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया तो क्या बताया कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स, ओ यार नहीं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। अगर यहां पर आप दूसरा फॉर्मूला पढ़ते तो बोलिए ए वेक्टर क्या हो जाता? तो हो जाता ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के। अब अगर आपको मैंने कहूं क्या तीसरा फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा? तो पढ़ा आपने ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 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 ए जेड का तो यहां चर्चा नहीं है, सॉरी, तो फिर से लिख देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। लेकिन अगर आप यहां पढ़ते तो क्या पढ़ते? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और उसी प्रकार से आप स्क्वायर हटाते तो रूट हो जाता। तो बच्चे अगर थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में आपको पढ़ना होता तो हम लोग फॉर्मूला को ऐसे पढ़ाई करते। ये देखिए मैंने यहां पर आपको यहां पर मैंने लिख दिया है ए वेक्टर को हम ऐसे लिखेंगे एक्स, है ना, और इसी को अगर अपन को रूट में लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे। तो हम उम्मीद करें बच्चा कि पूरा वेक्टर का क्लास आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो अगर समझ में आ गया है तो आप इसको अच्छा से रिस्पॉन्ड कीजिएगा, खूब बढ़िया से पढ़ाई कीजिएगा, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स होगा तो आप इस नंबर पर मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं बार बार ये बात आप लोग को बताता हूं, खूब अच्छा से तैयारी कीजिए। और ये 3 तरह के बच्चे इस क्लास को कर सकते हैं। अभी आप अगर आपको एक वर्ड में बोलें कि अभी आप रनिंग 11 हैं तो, और या तो फिर कमिंग 12 हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर अगर मैं बोलूं कि रनिंग 12 जिनका अभी कुछ दिन के बाद एग्जामिनेशन होने जा रहा है वो इसको पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और उनका बहुत सारा सम्स मैथ में एक वेक्टर लेसन ही है, तो अच्छा से पढ़ाई कर सकते हैं। और 10 से जो बच्चे अभी 11 में आएंगे उनके लिए भी अगर वो बाय द वे पहले ही वेक्टर का थोड़ा नॉलेज ले ले तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो तीनों तरह के बच्चे इस क्लास को कर सकते हैं। आपके घर में कोई जूनियर्स बच्चे हो तो उनको भी आप क्लास भेज सकते हैं कि भाई क्लास करके देखो। आपके कोई वैसे फ्रेंड्स हैं जो बेचारे ऐसे वैसे जगह पर कहीं पर पढ़ लिए और आपको अगर ऐसा लगता हो, देखिए समाज सेवा बहुत तरह का होता है, अपने दोस्तों को मदद करना भी एक बहुत बड़ा हेल्प है। तो उनको आप अच्छे तरीके से समझा सकते हैं कि इतना प्रॉपर क्लास बताइए। 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं, और ये भी नहीं कि जैसे तैसे बता रहा हूं, नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। आपको मैंने सबका सब चीज खुद से लिख करके आपके सामने मैंने आपको बताया। तो आप देखिए, कहने के लिए क्या होता है कि रेडीमेड सभी चीजें मिल जाती है पका पकाया, तो ऐसा लगता है कि ओ सर क्या ईजी, लेकिन आप करके कभी देख लीजिए तो आइडिया लग जाएगा कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन बताना कितना बड़ा बात होता है। थोड़े टाइम लगेंगे, थोड़े से क्लासेस लंबे जरूर होंगे, लेकिन अपन पास मैं चाह रहा हूं कि अधिक से अधिक चीजें आपको पढ़ाते चलूं। तो बच्चा आप सभी को मोटिवेट कीजिए, 10 भी पढ़िए, 11 भी पढ़िए और 12 भी पढ़िए। खासकर 11 12 जरूर पढ़िए। 10 वाले तो लोगों का तो अभी जस्ट सामने एग्जामिनेशन और तो नन्हे बच्चे, उनको ज़्यादा भी पता नहीं वो कितना भी इसको रीच कर पाएंगे। तो लेकिन 11 12 के बच्चे हैं, जबरदस्त इस क्लास को कीजिए, बार बार इस क्लास को देखिए और अपने सभी दोस्तों को आप मोटिवेट कीजिए कि भाई इतना बेहतरीन क्लास अगर हम लोग को मिल रहा है, बिल्कुल डिजिटल बोर्ड पर आपके सामने मिल रहा है, तो आप इसको क्लासेस को जितना आप इनलार्ज कर सकते हैं उतना मेरे लिए भी बेटर होगा, थोड़ा सा मेरा भी नाम हो जाएगा। अगर देखिएगा, अगर आप मेरे को चाहते हैं कि नहीं मैंने आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो यकीनन आप लोग का एक कर्तव्य बनता है। तो चलिए, कोई नहीं, आपको जो मन में आए सो कीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम बाकी के क्वेश्चन के साथ फिर आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।